गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है वाक्य विचार। इसके पहले अध्याय में हमने शब्द विचार पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के अंग। तो देखिए, वाक्य वाक्य की परिभाषा क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब सार्थक का मतलब क्या है? अर्थपूर्ण। वाक्य का जो अर्थपूर्ण समूह होता है, शब्दों का जो अर्थपूर्ण समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पहला, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। इस उदाहरण में हमें एक अर्थ समझ में आ रहा है कि बस सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, पक्षी चहचहाने लगे। पक्षी क्या कर रहे हैं? चहचहा रहे हैं। विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं। विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं। इस वाक्य में हमें अर्थ समझ में आ रहा है कि विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं। तो यह क्या है? सभी शब्द क्या है? शब्दों का अर्थपूर्ण समूह है। यह शब्दों का क्या है? अर्थपूर्ण समूह है। तो यह क्या हो गया? वाक्य। उसे ही हम वाक्य कहते हैं। तो देखिए, वाक्य की परिभाषा क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब देखिए, वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य हम किसे कहते हैं? उद्देश्य की परिभाषा है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब देखिए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? किसे उद्देश्य कहते हैं? कि वाक्य में जिसके विषय में भी बोला जाए, जिसके बारे में बताया जाए, उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण यहाँ दिया है, प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया। अब इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? बराबर, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या है? इस वाक्य का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया। लाल किले से भाषण किसने दिया? प्रधानमंत्री ने। तो यह क्या है? उद्देश्य है। जैसे दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, आभा पुस्तक पढ़ रही है। अब इसमें से उद्देश्य क्या है? इस वाक्य में उद्देश्य है आभा क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। किसके बारे में बताया गया है? आभा के बारे में बताया गया है। दीपिका कपड़े धोती है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? दीपिका। कौन कपड़े धो रहा है? दीपिका कपड़े धो रही है। तो देखिए, यह क्या हो गया? इस वाक्य का उद्देश्य हो गया दीपिका। तो हमने उद्देश्य की परिभाषा क्या देखी थी कि देखिए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। हमने देखा जैसे कि प्रधानमंत्री, आभा, दीपिका के बारे में उन वाक्यों में बताया जा रहा था। तो वह क्या थे? उस वाक्य के उद्देश्य थे। क्योंकि उद्देश्य की परिभाषा ही है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया वाक्य का पहला अंग जिसका नाम है उद्देश्य। और वाक्य का दूसरा अंग है विधेय। अब विधेय किसे कहते हैं? तो देखिए, विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। देखिए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बोला जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि देखिए, प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया। अब इस वाक्य में प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री एक उद्देश्य है। और प्रधानमंत्री ने
लाल किले से भाषण दिया, यह पूरा वाक्य है। और प्रधानमंत्री के बारे में क्या बताया जा रहा है कि लाल किले से भाषण दिया। लाल किले से भाषण दिया, यह क्या है? विधेय। तो देखिए विधेय की परिभाषा क्या है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यह होगी विधेय की परिभाषा। तो अब देखिए कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जैसे ऋतिक ने नए वस्त्र सिलवा लिए। इस वाक्य में ऋतिक क्या है? ऋतिक उद्देश्य है, उद्देश्य। और विधेय, ऋतिक ने नए वस्त्र सिलवा लिए। इस वाक्य में विधेय क्या है? नए वस्त्र सिलवा लिए। इस तरह से उद्देश्य और विधेय। अब देखिए, मैं कक्षा में प्रथम आऊँगा। इस वाक्य में मैं है उद्देश्य और कक्षा में प्रथम आऊँगा, यह क्या है? विधेय है। इस तरह से उद्देश्य और विधेय, वाक्यों के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला हमने देखा उद्देश्य और यह दूसरा अंग है विधेय। और अब हम देखेंगे वाक्य के भेद। तो देखिए वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य के भेद कितने आधारों पर किए जाते हैं? दो आधारों पर किए जाते हैं। तो देखिए पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। वाक्यों के दो भेद है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों को तीन भेदों में बांटा गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और है मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला है सरल वाक्य। अब देखिए सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं समय पर स्कूल जाता हूँ। अब इस वाक्य में विधेय क्या है? समय पर स्कूल जाता हूँ, यह क्या है? विधेय है। और इस वाक्य में एक ही विधेय है, समय पर स्कूल जाता हूँ, यह क्या हो गया? विधेय। और जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। इसका मतलब है कि वह वाक्य सीधा सीधा होता है, एकदम सरल होता है, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें दो वाक्य नहीं होते, दो विधेय नहीं होते हैं, जो सरल होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है। तो अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समानाधिकरण वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब इसके अंदर दो वाक्य होते हैं और दो का समान अधिकार होता है। जैसे देखिए, मैंने भोजन किया और सो गया। अब इसमें मैंने भोजन किया, यहाँ पर भी एक वाक्य पूरा हो जाता है। मैंने भोजन किया और सो गया। सो गया यह भी एक वाक्य है। तो यह क्या बने? दो वाक्य, अलग दो वाक्यों से मिलकर संयुक्त वाक्य बनता है। ठीक है। और उसके बाद है मिश्र वाक्य, जिसमें एक ही प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। अब इसमें दो वाक्य होते हैं पर एक अन्य आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे कि मैंने कहा, यह एक हो गया, लेकिन क्या कहा यह भी सुनना जरूरी होता है, तो यह क्या है? मिश्र वाक्य है। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैंने क्या कहा? कि मैं नहीं जाऊंगा, यह हो गया मिश्र वाक्य। एक वाक्य यहाँ पर पूरा अपना नहीं होता है, वह दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक है। तो वाक्य के दो भेद हमने देखे थे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया था, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य
मिश्र वाक्य। यह हो गए थे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यह हमने अभी देखे हैं। तो अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। इन सभी वाक्यों में विधानवाचक वाक्यों को मूलाधार रचना माना जाता है। इसी में अर्थ वैशिष्ट्य के कारण अन्य भेद बनते हैं। तो देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद है। पहला है विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। यह 8 भेद है वाक्य के अर्थ के आधार पर। अब एक एक का हम उदाहरण देखेंगे। जैसे कि पहला है विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य की परिभाषा क्या है? जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें एक सीधा सीधा वाक्य होता है, सीधा सीधा विधान होता है। जैसे छात्राएं नृत्य कर रही है, यह क्या है? एक सामान्य इससे सूचना मिल रही है। छात्राएं नृत्य कर रही है, यह हो गया विधानवाचक वाक्य। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों को बनाने के लिए क्या, कौन, कब, कहाँ, किधर, कैसे, किस लिए आदि का प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता है, प्रश्न चिन्ह, और यह प्रश्नवाचक वाक्य के पीछे प्रश्न चिन्ह होता है। तो देखिए, वह विद्यालय कब जाएगा? पहला उदाहरण, वह विद्यालय कब जाएगा। दूसरा उदाहरण है, क्या तुम खेलोगे? इसमें क्या है? एक प्रश्न पूछा गया है तो और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। तो यह क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में कौन, कब, कहाँ, किधर, इन शब्दों से क्या है? प्रश्न पूछा जाता है। वह क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और आखिर में प्रश्न चिन्ह होता है। यह हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद हम देखेंगे निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्यों से किसी कार्य न होने का बोध होता हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब यह नकारात्मक वाक्य होता है। कोई वाक्य न होने का बोध इसमें होता है, इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमा नहीं खेलेंगी, आज तुम खेलने नहीं जाओगे, यह क्या हो गया? नकारात्मक बोध हो गया। इसके अंदर नकारात्मक होने का बोध होता है इसमें। वह हो गए निषेधवाचक वाक्य। उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें आज्ञा या अनुमति का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सभी लोग पीछे हट जाए, कल तक अवश्य आ जाना। उसके बाद है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह कितना सुंदर पुष्प है, अरे वर्षा हो रही है, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। उसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, ईश्वर करे सब कुछ ठीक हो। इस वाक्य में क्या है? इच्छा बताई गई है कि आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी जो यात्रा है अच्छे से जाए, और इसमें इच्छा, आशीर्वाद व्यक्त होता है। जैसे कि ईश्वर करे सब कुछ ठीक हो, इस वाक्य में आशीर्वाद दिया गया है। इस तरह यह इच्छावाचक वाक्य होते हैं। इसमें इच्छा जताई जाती है, इच्छा व्यक्त करने वाले वाक्य कहा जाता है उन्हें। ये उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य।
जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह सुधर जाए, शायद वह कल आ जाएगा, इसमें क्या है, संदेह है, शायद। इस तरह से यह क्या होते हैं, संदेहवाचक वाक्य होते हैं। और उसके बाद है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से एक क्रिया की दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर रवि आ जाता तो मेरा कार्य हो जाता, इसमें क्या है, संकेत है। अगर रवि आ जाता तो क्या होता, मेरा कार्य पूरा हो जाता। तो यह क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखे हैं, वाक्य के प्रकार हमने देखे हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमने 3 भेद देखे थे, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। और दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने वाक्यों के 8 भेद देखे हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसका नाम है वाक्य विचार। थैंक यू।